ठंड के कहर ने किया माला माल। अरे निकल, निकल रामू। तू बाहर आएगा या मैं अंदर आऊं? जल्दी निकल, वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। मुझे मेरे पैसे आज के आज ही चाहिए। ये सुन रामू बहुत घबरा जाता है और तुरंत ही अपनी पत्नी से कहता है, सेठ बाबूराम आया है। सुनो, रजाई के लिए जो पैसे रखे थे ना, वो दे दो। नहीं, मैं वो पैसे नहीं दूंगी। एक एक रुपए जमा करके मैंने रजाई के लिए पैसे जमा किए हैं। ठंड आ रही है और ओढ़ने के लिए एक भी रजाई नहीं है। अगर मैं वो पैसे तुम्हें दे दूंगी तो हम रजाई कैसे खरीदेंगे? मेरी बात मानो, ये पैसे उसे दे दो, वरना वो हमारे घर और खेत की नीलामी कर देगा। मैं रजाई के लिए दूसरा बंदोबस्त कर दूंगा। दूसरा बंदोबस्त? मैं भी तो सुनूं कि तुम कौन सा दूसरा बंदोबस्त करोगे। इससे अच्छा तो है कि तुम कोई मजदूरी कर लेते। इस खेत से जो पैसे आते हैं तुम सेठ को दे देते हो। अरे निकल रामू, घर में मुंह छुपाकर क्या बैठा है? चंपा पहले तो थोड़ा मना करती है, लेकिन बाबूराम की आवाज सुनकर अलमारी में से पैसे निकालकर रामू को देती है। रामू बाहर आकर वो पैसे बाबूराम को देता है। क्या? बस इतने से पैसे? मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं। अभी आप इससे काम चला लीजिए। मैं जब अपने खेत की फसल को काटूंगा तो आपको आपके पूरे पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, मैं कुछ दिन बाद आता हूँ। अगर मुझे मेरे पूरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हारे घर और खेत को नीलाम कर दूंगा। इतना कहकर बाबूराम वहां से चला जाता है। रामू ने अपने खेत को जोतने के लिए बाबूराम से कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन बाबूराम ने उन पैसों पर जबरदस्ती सूद जोड़कर उन पैसों को डबल कर दिया है। उपले ले लो उपले, एक उपले जलाओ, घर का सारा खाना बनाओ, कमला के उपले ले जाओ। कमला का और कोई भी नहीं था। वो खुद ही गोबर के उपले बनाती है और गांव-गांव घूमकर अपने उपले बेचा करती है। वहीं अब इस गांव में ठंड ने धीरे-धीरे अपना कहर ढालना शुरू कर दिया था। खुद से बातें करते हुए कमला रास्ते से जा रही थी। हे भगवान, इस बुढ़िया पर तरस खाओ, थोड़ी तो ठंड कम कर दो। आज एक भी उपले नहीं बिके हैं। लगता है खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। लेकिन अगर उपले नहीं बेचूंगी तो क्या खाऊंगी? दूसरी तरफ रामू घर आता है, ठंड से कांपते हुए। मुझे रजाई दे दो ओढ़ने के लिए। मुझे बहुत ठंड लग रही है। जो पैसे रजाई के लिए रखे थे वो तो सेठ को दे दिया। अब मैं रजाई कहाँ से लाऊंगी? एक फटी हुई चादर थी, बच्चों को उड़ा दिया है। हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहे हो? बाहर ठंड ने भयानक रूप धारण कर रखा है और यहाँ हमारे पास ओढ़ने के लिए एक रजाई भी नहीं है। चलो, तुम एक काम करो, कोहरा जला दो, उसी से थोड़ी राहत मिलेगी। चंपा कोहरा जला देती है। पूरा परिवार मिलकर कोहरा सेकते हैं। चलो, थोड़ी तो राहत मिली इस आग से। ये राहत ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। लकड़ियां खत्म हो गई हैं। तुम राहुल और छुटकी का ख्याल रखना। मैं जंगल से लकड़ियां लेकर आता हूँ। नहीं, इतनी रात को जंगल मत जाओ। तुम जाकर शंकर चाचा से थोड़ी लकड़ी मांग कर लाओ। वो सबकी मदद करते हैं, हमारी मदद भी जरूर करेंगे। रामू लकड़ी लेने शंकर चाचा के घर जाता है। अरे रामू, इतनी रात को ठंड में मेरे घर आए हो, कोई काम था क्या? घर में लकड़ी खत्म हो गई है। कुछ लकड़ियां मिल जाती तो मदद हो जाती। आपको तो पता ही है कि इस बार ठंड ने सबका हाल बेहाल कर रखा है। हाँ, ठीक है, ये थोड़ी लकड़ी है, तुम इसे ले जाओ। लेकिन कल जंगल से लकड़ियां ले आना, क्योंकि मेरे पास भी ज्यादा लकड़ियां नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं कल सुबह जंगल से लकड़ियां ले आऊंगा। रामू लकड़ियां लेकर घर लौटता है।
रामू के पूरे परिवार ने किसी तरीके से उन लकड़ियों की गर्माहट से अपनी पूरी रात गुजार ली। अगले दिन सुबह ठंड के मौसम में बारिश कैसे शुरू हो गई? ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अगर ये बारिश नहीं रुकी तो मेरी सारी फसल खराब हो जाएगी। चिंता मत करो, ये बारिश मौसम की बारिश है, अपने आप थोड़ी देर में शांत हो जाएगी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगातार ये बारिश 3 दिनों तक ऐसे ही बरसती रही और इस गांव में अपना कहर ढाती रही। तीसरे दिन बारिश बंद हुई। मैं खेत जा रहा हूँ, देख कर आता हूँ मेरी फसल खराब हो गई या अभी भी ठीक है। सुनो जी, मुझे तो नहीं लगता कि फसलें ठीक होगी। आखिरकार ये बारिश 3 दिन के बाद रुकी है। रामू घबराते हुए अपने खेत पहुंचता है और पहुंचकर वो देखता है कि उसकी सारी फसलें खराब हो चुकी है। वो उदास हताश मन से घर आता है। क्या हुआ? ऐसे उदास क्यों हो? हमारी सारी फसल खराब हो गई है। अब हम क्या करें? इस ठंड ने तो हम जैसे गरीब लोगों का जीना हराम कर रखा है। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। चंपा इतना ही कहती है। तब तक सेठ बाबूराम घर आ जाता है और रामू को बाहर बुलाता है। रामू खाली हाथ घर के बाहर आता है। खाली हाथ हिलते कहाँ मुंह उठाकर आ रहे हो? मेरे पैसे कहाँ है? मुझे मेरे पैसे अभी के अभी चाहिए। सेठ जी, बारिश की वजह से मेरी सारी फसल खराब हो गई है। आप थोड़े दिन रुक जाइए, मैं मजदूरी करके आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। नहीं, मुझे मेरे पैसे अभी के अभी चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं आपके पैसे जल्द लौटा दूंगा। आप मेरे ऊपर थोड़ा रहम खाइए। मुझे मेरे पैसे आज, बल्कि अभी के अभी चाहिए। पैसे नहीं है तो घर खाली कर दो। ऐसा मत कीजिए, मेरे बच्चों का तो ख्याल कीजिए। इतनी कड़ाके की ठंड में हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? ये सब पैसे लेने के पहले सोचना चाहिए था। मुंह उठाकर पैसे तो लेने आ जाते हो। इतना कहकर बाबूराम धक्के मार कर सबको घर से निकाल देता है। रामू अपने पूरे परिवार के साथ अपने कुछ कपड़े लेकर कहीं रहने का ठिकाना ढूंढ रहा था। मुझे बहुत ठंड लग रही है, बस मैं और नहीं चल पाऊंगी। अरे ऐसे मत कहो। अगर हम हिम्मत हार जाएंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा? हमें जल्द ही कहीं रहने का ठिकाना ढूंढना होगा। भले इस ठंड के मौसम में हमें कौन रखेगा? चिंता मत करो, कोई ना कोई तो हम पर रहम जरूर खाएगा। रामू अपने पूरे परिवार के साथ भटक रहा था। जैसे तैसे वक्त गुजर रहा था। ठंड अपना रौद्र रूप धारण कर रही थी। तभी रामू अपनी पत्नी चंपा से कहता है। अरे वह देखो, वहां एक झोपड़ी है। चलो वहीं चलकर किसी से मदद मांगते हैं। चलो वहीं चलते हैं, कोई हम पर रहम जरूर खाएगा। वहां जाकर किसी से मदद मांगते हैं। रामू अपने पूरे परिवार के साथ उस झोपड़ी के बाहर पहुंचता है। अरे कोई है? हमारी मदद कर दो, कोई है? कुछ देर बीत जाते हैं, उस झोपड़ी से कोई बाहर नहीं निकलता। कोई है? कोई है? सुनो कोई, सुनो कोई है? हमें मदद की सख्त जरूरत है। हमारी बात सुनो, कोई है तो बाहर निकलो ना। अरे सुनते हो जी, लगता है इस झोपड़ी में कोई भी नहीं है। हमें चलकर देखना चाहिए। हाँ, तुमने सही कहा। यहाँ खड़े खड़े ठंड में मरने से अच्छा है इस झोपड़ी के अंदर ही चलते हैं। रामू अपने पूरे परिवार के साथ उस झोपड़ी के अंदर जाता है। उस झोपड़ी में कुछ कपड़े टंगे हुए थे। उसे देख ऐसा लगता था जैसे कि इस झोपड़ी में कोई रहता हो, लेकिन उस झोपड़ी में कोई भी नहीं था। थोड़ी देर यहीं इंतजार करते हैं। ये जिसकी झोपड़ी होगी, वो जब यहाँ आएगा, उसके आते ही हम उसे सारी बात बता देंगे। पिंकी का बुखार बढ़ता ही जा रहा है। मैं यहाँ लकड़ी से कोहरा जला देती हूँ। हम सभी बैठकर अपने हाथ पैर सेक लेते हैं। सभी लोग बैठकर हाथ पैर सेकते हैं।
लकड़ियां तो खत्म हो गई हैं। मैं बाहर जाकर लकड़ियां ले आता हूँ। हाँ, मैं ध्यान रखूंगा। हाँ, मैं ध्यान रखूंगा। और तुम भी अपना और पिंकी का अच्छे से ख्याल रखना। पिंकी की तबीयत बिगड़ने मत देना। संभल कर जाना, बाहर बर्फबारी हो रही है। इतना कहकर रामू लकड़ियां लाने निकल पड़ता है। तभी रास्ते में रामू को एक बूढ़ी औरत मिलती है। अम्मा, उठो अम्मा। ऐसे रास्ते में इतनी ठंड में यहाँ कैसे बेहोश हो गई? उठो अम्मा, चलो मेरे साथ चलो। रामू उस बूढ़ी औरत को किसी तरीके से उठाकर उस झोपड़ी में ले आता है। अरे, ये कौन है? तुम तो लकड़ी लाने गई थी, ये कौन को ले आई? रामू अम्मा को बिस्तर पर लेटा देता है। मैं लकड़ी लेने जा रहा था। रास्ते में ये अम्मा बेहोश गिरी हुई मिली। मैं यहाँ इन्हें ले आया। लगता है ठंड के मारे बेहोश हो गई हैं। आग के पास सुला देते हैं। थोड़ी गर्माहट मिलेगी तो शायद होश आ जाएगा। थोड़ी देर बाद कमला को होश आता है। अरे, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं रास्ते से जा रहा था तो आप मुझे बेहोशी की हालत में मिली, तो मैं आपको यहाँ ले आया। वो मैं उपले बेच रही थी, ठंड के वजह से मैं बेहोश हो गई। ये मेरी ही कुटिया है। यहाँ तो तुम्हारा पूरा परिवार है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? रामू और चंपा मिलकर सारी बातें कमला को बताते हैं। उसने बहुत गलत किया। उसे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों पर तो तरस खाना चाहिए था। तुम लोग जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। वैसे भी मेरा यहाँ कोई नहीं। आपका शुक्रिया, आपने हमें यहाँ रहने दिया। ये आग तो बुझने वाली है, लकड़ियाँ भी नहीं है। अब क्या होगा? वहाँ मेरे उपले रखे हैं, वो डाल दो। सभी लोग मिलकर आग सेकते हैं और किसी तरीके से पूरी रात गुजर जाती है। अगले दिन सुबह कमला काकी, थोड़ी धूप सेक लो। आज बहुत अच्छी धूप निकली है। इतने दिनों से कड़ाके की ठंड के बाद आज जाकर धूप निकली है। सेकनी तो बनती है। सभी लोग धूप सेक रहे होते हैं। तभी कमला रामू से कहती है, मैं जा रही हूँ, उपले बेच कर आती हूँ। नहीं अम्मा, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। आज उपला मैं बेचूंगा। ठीक है, तुम्हारा मन है तो तुम चले जाओ। मैं जा रहा हूँ चंपा। तुम बच्चों के साथ अम्मा का भी ख्याल रखना। इतना कहकर रामू अपने सर पर उपले की टोकरी रखकर गांव में बेचने निकल जाता है। रामू गांव-गांव घूमकर सारे उपले बेच देता है। ये क्या? ये तो बस थोड़े से ही पैसे हैं। इन पैसों में मैं सब कुछ कैसे कर पाऊंगा? मुझे इसके साथ कुछ और काम भी करना होगा। रामू के पास जो पैसे होते हैं वो उन सारे पैसों से घर का राशन लाता है। ये लो राशन। इससे आज के खाने का इंतजाम हो जाएगा। इतना कहकर रामू घर के बाहर जाने लगता है। आप अब कहाँ जा रही हैं? इस थोड़े से राशन से तो आज का काम हो जाएगा, लेकिन हम कब तक उपले बेचकर अपनी जिंदगी चलाएंगे? मैं सोच रहा था उपलों के साथ साथ लकड़ी भी बेचना चालू कर देता हूँ। लकड़ी बेचने के लिए दक्षिण दिशा के जंगलों के पेड़ों से लकड़ी काट कर बेचना। ठीक है अम्मा, लकड़ी के लिए मैं दक्षिण दिशा की ओर जाऊंगा। कमला के कहने के अनुसार रामू दक्षिण दिशा के जंगलों में जाता है। वहाँ बहुत बड़े और लंबे पेड़ थे। रामू ने उन पेड़ों से लकड़ी काटी और गांव-गांव जाकर लकड़ी बेचने लगा। कुछ देर बाद सारी लकड़ियाँ बिक गई। रामू घर आया। मैंने सारी लकड़ियां बेच दी और उनमें से मैं थोड़ी सी लकड़ियां बचाकर घर ले आया हूँ। मैं इस लकड़ी को जला देती हूँ, आप हाथ पैर सेक लीजिए। चंपा लकड़ी जलाती है। उन लकड़ियों की गर्माहट इतनी थी कि बाहर से जो ठंडी हवा अंदर आती है वो तुरंत गर्म हो जाती है। अगले दिन रामू फिर से सारी लकड़ियां बेचने निकलता है। आज लकड़ी के लिए उसके पास भीड़ लग जाती है। भैया, आपकी लकड़ी बहुत गर्माहट देती है। ये लकड़ियाँ बहुत अच्छी है। हे रामू, तेरी लकड़ियां तो कुछ खास है। जलाने के बाद ठंड लगती ही नहीं। पूरी रात बिना रजाई के ही रहा जा सकता है।
इस तरीके से आज रामू की लकड़ी चुटकियों में बिक जाती है। रामू आज घर के लिए बहुत सारी राशन ले आता है। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आज लकड़ियां नहीं बेचनी क्या? सारी लकड़ियां बिक गईं। सभी लोग कह रहे थे कि इन लकड़ियों में कोई जादू है। जलाते ही पूरा घर गर्म हवाओं से भर जाता है। उस जंगल में पूर्वजों के जमाने की लकड़ियां है। मेरे पति ने कहा था इन दोनों लकड़ियों को साथ में जलाने से ठंड नहीं लगती है। मेरे पति वेद थे। अच्छा अम्मा, तो ये सब इन दो लकड़ियों के मिलन से संभव होता है। धीरे धीरे रामू लकड़ियां बेचकर बाबूराम के सारे पैसे दे देता है और अपने खेत के साथ अपने घर को भी छुड़वा लेता है और अब अपने परिवार के साथ वापस खुशी खुशी अपने घर में रहने लगता है। जो कि कमला काकी ने मुसीबत में रामू का साथ दिया था, तो रामू भी कमला काकी को नहीं भूलता। अपने साथ अपने घर लाता है और खूब सेवा पानी करता है। धीरे धीरे रामू कमला काकी की बताई यही लकड़ियां बेचकर बहुत अमीर बन जाता है। इस तरीके से ये ठंड रामू को मालामाल बना देती है और हमें ये सीख दे जाती है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और साथ ही ऐसे और कहानी के चैनल को सब्सक्राइब करें।